सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड ये किसने जीता है? तो आंसर होगा जफर पनाही ने। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कांस फिल्म फेस्टिवल की। इस बार इसका 78 नंबर का एडिशन था। ये 13 से लेकर 24 मई 2025 तक हुआ। कहाँ पे? कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे होता है? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, याद रखना, फ्रांस में। और इसमें ईरानी फिल्म मेकर हैं जाफरी पनाही। इन्होंने इनकी एक फिल्म है जिसका नाम है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इस फिल्म के लिए पाल्मे डी अवार्ड जीता है। पाल्मे डी अवार्ड ये कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है और ये बेस्ट फीचर फिल्म के निर्देशक को, डायरेक्टर को दिया जाता है। तो इस बार दिया गया जफर पनाही को, याद रखना, किस मूवी के लिए? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए। इसके अलावा कुछ और अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, वो मैं आपको बता दूं। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था वॉग्नर मोरा ने द सीक्रेट एजेंट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता नाडिया मिलेटी लिटिल सिस्टर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता क्लेबर फिल्हो ने द सीक्रेट एजेंट के लिए। और एक ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है जोआचिम ट्रायर ने सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला अवार्ड है पाल्मे डी अवार्ड। तो ये आप ध्यान रखना। वैसे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पिछले साल 2024 में पाल्मे डी अवार्ड ये किसे मिला था? पिछले साल का भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो एनोरा मूवी के लिए सीन बेकर को मिला था। और उसी समय यानी कि 2024 में ही ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड ये दिया गया था पायल कपाड़िया को, उनकी मूवी ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए। तो वो भी याद रखना। अब एक प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी अवार्ड पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो याद रखना, नीचा नगर इस मूवी का नाम था। इसको डायरेक्ट किया था, डायरेक्टर थे चेतन आनंद। ठीक है, SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में हुए खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में टॉप पर कौन रहा? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। देखो, हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस बार ये पहली बार हुआ, पहला एडिशन है। 19 से लेकर 24 मई तक ये हुआ अभी। और कहाँ हुआ? तो दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है, यहां पर हुआ। इसका जो उद्घाटन समारोह हुआ था दीव के घोगला बीच पर हुआ था। यहीं पे ये खेले गए गेम्स। और इसका समापन समारोह भी मैं आपको बता दूं, दीव में INS खुक्री मेमोरियल में हुआ। और इसमें शुभंकर क्या है? शुभंकर मैस्कॉट है मोती, जो कि एक डॉल्फिन है। ये डॉल्फिन नागोआ समुद्री तट पर नियमित रूप से पाई जाती है। तो उसी को यहाँ पे शुभंकर बनाया गया है और उसका नाम रखा है मोती। ये भी ध्यान रखना। और एक और पॉइंट आप ध्यान रख लो कि यहाँ पे मेडल्स के लिए 6 खेल खेले गए थे। मतलब मेडल्स केवल 6 खेलों में दिए गए। उसके अलावा 2 खेल केवल प्रदर्शनीय खेल थे, जिसमें मेडल नहीं दिए गए, केवल उनका प्रदर्शन किया गया। वो भी मैं आपको बता दूं। जो पहले 6 खेल थे उनकी बात कर लें जिन्हें मेडल के लिए खेला गया। सॉकर, वॉलीबॉल, सेपक टकरा, कबड्डी, पैनकेक सिलेट और ओपन वाटर स्विमिंग। 2 प्रदर्शनीय खेल कौन से थे? रस्साकसी, जिसे आप टग ऑफ वॉर कहते हो, और मल्लखम्ब। अब मेडल टैली में आ जाओ डायरेक्ट। मेडल टैली में आप देखोगे टॉप पे रहा है मणिपुर, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ टोटल 14 मेडल जीते। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे नागालैंड है। और जिसने इसका आयोजन किया, दादरा नागर हवेली और दमन व दीव, ये मेडल टैली में 7वें स्थान पे रहा है। 4 गोल्ड, सिल्वर एक भी नहीं है, 5 ब्रोंज हैं, टोटल 9 मेडल के साथ। ठीक है, तो ये थे खेलो इंडिया बीच गेम्स, पहला संस्करण था। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए। अब 2025 में और जो खेलो गेम्स हुए हैं वो मैं आपको बता दूं कौन कौन से हुए। एक तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स अभी हो चुके हैं, 5वां संस्करण हुआ था जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। उसमें टॉप पे भारतीय सेना थी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी हो चुके हैं, दूसरा संस्करण हुआ नई दिल्ली में, उसका मैस्कॉट उज्ज्वला था। टैगलाइन थी हौसलों की उड़ान, और उसमें टॉप पे हरियाणा रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी हुए था, 7वां एडिशन था, बिहार और नई दिल्ली में हुए थे। मुख्य रूप से तो बिहार में हुआ, नई दिल्ली में 3 गेम्स हुए थे, जिम्नास्टिक, निशानेबाजी और साइकिलिंग। उसका मैस्कॉट गज सिम्हा है। टैगलाइन है खेल के रंग बिहार के संग, और उसमें टॉप पे महाराष्ट्र था। ठीक है,
और अभी हमने देख लिया खेलो इंडिया बीच गेम। तो ये चारों याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने मशरूम के कचरे से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की नई तकनीक विकसित की है? तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। तो अभी आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने मशरूम के कचरे और प्राकृतिक एंजाइम लैकेज से बनी एक नई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक विकसित की है और इसको नाम दिया गया है भीमा। ये भीमा नाम भी याद रखना, पूछ सकते हैं नाम क्या दिया गया, भीमा। और ये टेक्नोलॉजी, ये तकनीक पानी से खतरनाक एंटीबायोटिक्स को 90 से लेके 95% तक हटाती है और कोई जहरीला बायो प्रोडक्ट भी नहीं छोड़ती है। तो ये तकनीक सस्ती, टिकाऊ और ग्रामीण व शहरी दोनों इलाकों के लिए उपयुक्त है। तो याद रखना प्रश्न क्या था कि अभी किस आईआईटी ने मशरूम के कचरे से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की नई तकनीक विकसित की है? तो आईआईटी गुवाहाटी आंसर होगा। अब आईआईटी वाला प्रश्न है, चलो कुछ और आईआईटी के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो अभी न्यूज में रहे। अभी डीआरडीओ ने याद रखना हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है, अभेद उसका नाम है। किसके सहयोग से? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर खोलने की घोषणा की? दुबई में। एमोलेड डिस्प्ले तकनीक के लिए अभी अनुसंधान केंद्र कहां पर शुरू हुआ? आईआईटी मद्रास। आईआईटी बॉम्बे इसने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज डेवलप की है। आईआईटी मद्रास भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया। आईआईटी हैदराबाद ने डीआरडीओ के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन तैयार की है। आईआईटी इंदौर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के सहयोग से एग्री हब नाम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। आईआईटी गुवाहाटी सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर बनाने के लिए समझौता किया था आईआईटी गुवाहाटी के साथ। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर ये कहां पर बनाया गया? तो लद्दाख में। किसने बनाया? आईआईटी हैदराबाद ने। और दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की थी, या क्लाउड सीडिंग अभी किया गया था, हमने पढ़ा था, आईआईटी कानपुर के सहयोग से। ठीक है, तो ये सब आईआईटीज न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में मोनाको में फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा कुश मैनी। तो भारतीय रेसर हैं कुश मैनी और अभी इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्री में फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीत ली है और ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, इसी तरह से एक भारतीय का नाम मैं आपको और बताऊंगा। अतिका मीर का नाम आपने सुना होगा। फॉर्मूला 1 अकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली वो पहली भारतीय बनी थी। क्या नाम है? अतिका मीर। ठीक है, तो इसमें इतना ही हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। तो अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभी यशोदा एआई नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो ये अभियान महिलाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेसी यानी कि साक्षरता और डिजिटल अवेयरनेस फैलाने के लिए लाया गया है। इसके तहत महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सेफ्टी के बारे में सिखाया जाएगा। इसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और फ्यूचर शिफ्ट लैब्स ने मिलकर के तैयार किया है। देखो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में होती है। हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में। पहले चेयरमैन कौन थी? जयंती पटनायक। और वर्तमान में कौन है? विजया किशोर रहाटकर है। अच्छा, आप मुझे बताओ, अभी विजया किशोर रहाटकर की इसी साल एक बुक लॉन्च हुई थी, उस बुक का नाम क्या है? मैंने कई बार आपको बताया है, आप बताइए। बाकी मैं अब और यहाँ पे आपको रिवाइज कराऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रश्न है तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे कि एआई के गॉडफादर कहा जाता है किनको? जेफरी हिंटन को। अभी एआईसीटीई ने 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया था। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी महाराष्ट्र में। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना यूके। और 2025 एआई समिट, अभी तीसरा संस्करण था इसका, हुआ पेरिस में, अगला होगा भारत में। एआई मॉडल मैग्मा को लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई कोष को लॉन्च किया था। और इंडिया एआई मिशन ये आया था मार्च 2024 में, उसके लिए बजट रखा गया 10,371.92 करोड़ रुपीस अगले 5 सालों के लिए।
माइक्रोसॉफ्ट ने अभी बारामती महाराष्ट्र में एआई आधारित प्रोजेक्ट वाइब्स को लॉन्च किया। एआई क्लाउड वायु को लॉन्च किया टाटा कम्युनिकेशन ने। हरियाणा ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी को लॉन्च किया। 7th जनरेशन एआई चिप आयरन वुड को लॉन्च किया गूगल ने। और अभी हार्वर्ड के एआई फॉर गुड हैकेथॉन में किस भारतीय एआई प्रोजेक्ट ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो मेघा एआई प्रोजेक्ट ने। तो एआई से संबंधित ये कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में वर्ल्ड फुटबॉल डे ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 25 मई को। तो हर साल 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 7 मई 2024 को हर साल 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। पिछले साल की ये बात है, तो इस बार हम ये दूसरा वर्ल्ड फुटबॉल डे मना रहे हैं, आप कह सकते हो। अच्छा, 25 मई को ही क्यों? क्योंकि 25 मई 1924 को पेरिस में जो समर ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसी दौरान पहला इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया था, इसीलिए 25 मई को। अब इंपॉर्टेंट डे वाला प्रश्न है, और अभी आप देख रहे हो लगातार मई महीने की सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो आज एक काम करते हैं, मई के 2-4 दिवस ही मैं आपसे पूछ लेता हूं। सारे डेज में लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, 2-4 दिवस मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर देना। देखें, एक तो बताओ वर्ल्ड अस्थमा डे ये कब मनाया गया, और नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया, और नेशनल डेंगू डे ये कब मनाया, ये बता दो। 3 दिवस सिंपल से पूछें। अच्छा, ये भी बता दो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस माइग्रेटरी बर्ड डे ये कब मनाया। ठीक है, ये 4 दिवस मैंने पूछ लिए। देखिए किस किस को पता है, बताइए। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अभी कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। तो अभी हाल ही में अल्जीरिया ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य बन गया है। ऑफिशियली इसे नवा सदस्य घोषित कर दिया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे आप ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हो। इसकी स्थापना वैसे तो जुलाई 2014 में हुई थी, उस समय साइन किए गए थे, लेकिन ये लागू हुआ था या ये शुरू हुआ था जुलाई 2015 में। हेडक्वार्टर संघाई चाइना में आपको मिल जाएगा। और इसमें सदस्य देश कौन है जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ब्रिक्स के? वो तो है ही सही, जैसे ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। उसके अलावा बाद में इसमें बांग्लादेश, यूएई और इजिप्ट भी शामिल हुआ, और अब अल्जीरिया भी इसमें शामिल हो गया और नवा सदस्य बन गया। और जल्द ही इसमें एक और देश शामिल होने वाला है। इसी साल के स्टार्टिंग में जनवरी में हमने पढ़ा था कि इंडोनेशिया ये भी इसका नवीनतम सदस्य बनेगा। काम करता हूं यहाँ पे। अभी इसी तरह से जो देश जिन जिन में अभी शामिल हुए थे, उस तरह के क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें, G20 का नवीनतम सदस्य बना था अफ्रीकन यूनियन, जिसका मुख्यालय है एडिस अबाबा इथोपिया में। ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य 10वां मेंबर हमने देखा इंडोनेशिया बना था, और पिछले साल 4 बने थे, ईरान, यूएई, इथोपिया और इजिप्ट। अर्जेंटीना ने मना कर दिया था और सऊदी अरब ने भी मना कर दिया था। और आसियान का 11वां सदस्य बना ईस्ट तिमोर। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां मेंबर बेलारूस बना और 9वां ईरान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी 191 नंबर का मेंबर बन गया 2024 में ही, याद रखना। उस देश का नाम है लिक्टेनस्टाइन। वर्ल्ड बैंक का 189 नंबर का नवीनतम कंट्री नाउरू बना था। यूनाइटेड नेशन का 193 नंबर साउथ सुडान। नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100 नंबर का एक तो मेंबर याद रखना पराग्वे। उससे पहले 99 नंबर का स्पेन, और 101वां बना था नेपाल, और अभी 105वां मालदोवा। यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र कमान में 18वां सदस्य देश बना जर्मनी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य हमने आज देखा अल्जीरिया बन गया 9 नंबर का, अब बनेगा अगला इंडोनेशिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका भी 69 नंबर का मेंबर इजराइल बना था। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य नाउरू बना 110वां। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य जमाइका बना। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नया मेंबर बना हिंडाल्को। भारत ये बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति इसमें शामिल हो गया। ब्रिक्स समूह का नया पार्टनर स्टेट नाइजीरिया बना था। ओपेक प्लस समूह में नया सदस्य ब्राजील बना। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में अभी बेलीज नया सदस्य बना 182 नंबर का। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश हंगरी बना, ये भी याद रखना। और इसी तरह से एक और पॉइंट याद रखो कि अभी किस देश ने यूनेस्को से अलग होने की घोषणा कर दी है, निकारागुआ। और WHO से कौन कौन से देश अलग हो गए, अमेरिका, उसके बाद अर्जेंटीना। वैसे अमेरिका
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से भी अलग हो गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। मैंने आपको एक साथ इस तरह के प्रश्न रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बन गया है? तो आंसर हो जाएगा जापान। हमेशा हम पढ़ते आ रहे थे बनेगा बनेगा, लेकिन अभी बन चुका है। तो अभी नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। उन्होंने ही जानकारी देकर बताया कि भारत की जो जीडीपी है वो 4.187 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है, जबकि जापान की 4.186 ट्रिलियन डॉलर है। और इस प्रकार हम जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और आपको बता दूं, अभी शायद एक आध महीने पहले की बात है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया था और उसमें बताया था कि भारत, और हमने पढ़ा भी था ये प्रश्न, कि भारत 2025 के एंड में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि और 2028 में जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिर उसके बाद केवल 2 ही देश भारत से आगे रहेंगे, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश, अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है, उसके बाद चाइना है, और अभी जर्मनी है। भारत चौथे पे आ गया, 5वें पे जापान है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। बात नीति आयोग की हुई है तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी नीति आयोग में योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था 1 जनवरी 2015। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी, सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। और नीति आयोग से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो याद रखना, नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत का स्कोर 71 है। ये प्रश्न एग्जाम में आया था और इसमें टॉप पे उत्तराखंड और केरल को बताया। नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहला स्थान पे उड़ीसा है। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया? वीके पॉल। फ्रंटियर टेक हब को भी लॉन्च किया नीति आयोग ने। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य राजीव गौबा बने। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच नाम से एक रिपोर्ट जारी की। तो नीति आयोग से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी डीआरडीओ के प्रमुख का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो नाम बताओ उनका क्या है? तो आंसर हो जाएगा समीर वी कामत। डीआरडीओ के प्रमुख है समीर वी कामत और अभी दूसरी बार उनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। वे एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं और उन्हें 25 अगस्त 2022 को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और अब उनका कार्यकाल मई 2026 में समाप्त होगा। अब डीआरडीओ के कुछ स्टैटिक मैं आपको बताता हूँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। वैसे ऑप्शन में भी आप देख सकते हो, तपन कुमार डेका अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ये डायरेक्टर है, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया था अभी। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बने थे और वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष हैं। चलो पहले डीआरडीओ की बात करते हैं। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया। चेयरमैन वर्तमान में यही है समीर वी कामत और पहले चेयरमैन कौन थे? दौलत कोठारी। मोटो होता है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। अब चलो कुछ अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज कराऊं, ये सारी 2025 की इंपॉर्टेंट है। जैसे आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के। चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी, ये नए बने थे। इनके अलावा एक ऑलरेडी पहले से हैं, उनका नाम आप बताना, उनका नाम क्या है? बाकी मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये बने वी अनंत नागेश्वरन। एक्चुअली में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। और नीति आयोग के सीईओ, इनका भी कार्यकाल बढ़ा गया, बीवीआर सुब्रमण्यम। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अभी 7वीं बार अध्यक्ष बने थे। सेबी के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे बने। रक्षा लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट ये बने डॉक्टर मयंक शर्मा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने के संजय मूर्ति। लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बने एस दुबे। ठीक है, तो ये सारे ध्यान में रखना, अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की। अभी 20 से लेके 25 मई 2025 तक हुआ। कहाँ पे हुआ? मलेशिया के बुकिट जलील में। इसमें मेन सिंगल टाइटल तो जीत लिया ली शिफेंग ने, चाइना के प्लेयर हैं और इन्होंने हराया, यानी उप विजेता रनर अप रहे किदाम्बी श्रीकांत, ये भारत के हैं। वहीं वुमेन सिंगल जीता वांग जी यी, चाइना की हैं, इन्होंने चाइना की ही प्लेयर
हान यू को हराया। अब बैडमिंटन से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो 2-3 प्रश्न बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एक तो ये याद रखना, अभी इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 जिसे योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं, अभी 2025 वाला रिवाइज करा रहा हूँ, जो कि अभी नई दिल्ली में हुआ था। 22वां संस्करण था। मेन सिंगल जीता विक्टर एक्सेलसेन ने, डेनमार्क के प्लेयर हैं, और वुमेन सिंगल जीता आंग सी यांग ने, साउथ कोरिया की प्लेयर है। उसके अलावा एक ये याद रख लो कि अभी सुधीरमन कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। अभी 2025 में 19वां संस्करण हुआ था चाइना में, चाइना ने जीत लिया साउथ कोरिया को हरा के। और बी सुमित रेड्डी हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं, बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। और बैडमिंटन से संबंधित ये 3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर का नाम साइना नेहवाल है। 2012 में जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे उसमें ब्रोंज जीता था। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना पूछ रहे हैं, 1934 में होती है। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 ये कहाँ पर होगा, भारत में। उसके अलावा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1934, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, हेड है हेमंत बिस्वा शर्मा जो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भी है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की भी स्थापना 1934, हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया, और अभी नई प्रेसिडेंट बन गई है, क्या नाम है, खुनयिंग पटामा, ये थाईलैंड से इस पद पर आने वाली दूसरी महिला है, नाम याद रखना। और थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप, सबका संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, मजा आया। तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करा दूं। और हाँ, अगर नए स्टूडेंट हैं तो उनको बता दूं कि जैसे अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया, थ्योरी पढ़ाने के बाद आपका टेस्ट लिया जाता है डेली। एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है इन प्रश्नों की। कहाँ पे, अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वो जरूर अटेंड करें उस टेस्ट को। बाकी डिटेल पीडीएफ आपको मिल जाती है एप्लीकेशन पे भी और टेलीग्राम पे भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो अभी रिवाइज करते हैं कल के करंट अफेयर्स। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, एआई आधारित रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वस्थ भारत को लॉन्च करने वाला सरकारी नीलोफर अस्पताल ये कहाँ का है, हैदराबाद। फिर पूछा किसने पहला साइकेड गार्डन शुरू किया, ये शुरू हुआ उत्तराखंड में। और कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा कर दी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई मुंबई। फिर पूछा नीति आयोग की अभी 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ पर हुई, नई दिल्ली। और भारत में अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला अभिलेख कहां पर खोजा गया, कर्नाटक। किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन किया गया, गोवा। एआई डीप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट किसने पारित किया, अमेरिका। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तमन्ना भाटिया। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार एआई ऐप और डिजिटल शेट्टीशाला ऐप को किसने लॉन्च किया, महाराष्ट्र। और आखिरी प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला समाप्ति दिवस कब मनाया गया, 23 मई को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस, उसका नया महानिदेशक अभी किसे बनाया गया था, तो आंसर होगा दमित्री बाकानोव को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।